एक पल के लिए सोचिए, मई 2026 का समय है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय शानदार जीत के जश्न में डूबा हुआ है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने अगले बड़े राजनीतिक कदमों की योजना बना रहा है। लेकिन जरा रुकिए, उस रात भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी शायद दिल्ली में लिखी ही नहीं जा रही है। इसके बजाय वहां से करीब 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे कभी उसकी अपनी पुरानी पार्टी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। और आज आज पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उसकी राजनीतिक रणनीतियों के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। ये वही क्षेत्र है जहां एक वक्त पर भाजपा की मौजूदगी ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज वो वहां की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के सफर को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक क्षेत्रीय छात्र नेता उभर कर सामने आया और आज भारत की राजनीति के सबसे आक्रामक, प्रभावशाली और चर्चित चेहरों में से एक बन गया है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस बदलती हुई राष्ट्रीय राजनीति की, जहां सत्ता के पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट इस पूरे सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे दिल्ली के सवाल की, असम की अपनी पहचान की, एक लंबी राजनीतिक चढ़ाई की, सत्ता के एक बहुत बड़े बदलाव की और अंत में एक बिल्कुल नए राजनीतिक ब्रांड की। इन्हीं पड़ावों से गुजरते हुए हम देखेंगे कि कैसे एक आउटसाइडर ने क्षेत्रीय पहचान और आक्रामक राष्ट्रवाद का एक जबरदस्त संतुलन बनाया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिल्ली का सवाल। क्या सच में सत्ता का केंद्र बदल रहा है? लेकिन इस बड़े सवाल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारा दूसरा पड़ाव, असम की पहचान और उसके अस्तित्व का गहरा संघर्ष। देखिए, किसी भी राजनेता की असली ताकत और उसकी कार्यशैली को अगर समझना है ना, तो उस मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है जहां से वो आता है। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये सदियों के संघर्ष का एक पूरा ऐतिहासिक नक्शा है। 1671 के सरायघाट युद्ध को ही ले लीजिए, जब अहोम सेनापति लाचित बरफुकन ने मुगलों को रोका था। वो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, वो आज भी असमिया अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसके बाद ब्रिटिश काल में हुए आर्थिक बदलावों ने जब बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई, तो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाने का एक गहरा डर पैदा हुआ। और आप जानते हैं, इसी डर ने 1979 के असम छात्र आंदोलन और 1983 के बेहद दुखद नेल्ली नरसंहार जैसी विस्फोटक स्थितियों को जन्म दिया था। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस अलगाव की भावना को वहां के भूगोल ने और भी ज्यादा पक्का कर दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है, महज कुछ मील चौड़ा एक बेहद संकरा रास्ता है जो पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ता है। इस लंबी भौगोलिक दूरी ने असम के भीतर लंबे समय तक ये भावना बनाए रखी कि दिल्ली में बैठे लोग उनकी अनूठी राजनीतिक और अस्तित्व से जुड़ी चिंताओं को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। और इसी माहौल के बीच से निकलता है हमारा तीसरा पड़ाव, राजनीतिक चढ़ाई। एक युवा छात्र नेता का धीरे धीरे उदय होना। गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज की छात्र राजनीति में अपना दबदबा बनाने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1996 में जालुकबाड़ी से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अब यहां पर आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बताया जाता है कि उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें एक खास सलाह दी थी कि एक सच्चे नेता को हारने के बाद भी अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने इस सलाह को गांठ बांध लिया। वो लोगों के बीच गए, उनके दुख सुख का हिस्सा बने, अपना जमीनी नेटवर्क इतना मजबूत किया कि 2001 में उसी सीट से उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज की। तरुण गोगोई की सरकार का वो दौर याद है। उस समय उन्होंने खुद को एक ऐसे तेज तर्रार प्रशासक के रूप में साबित किया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वित्त या योजना, हर बड़े मंत्रालय पर उनका कंट्रोल था। अफसरशाही पर उनकी मजबूत पकड़ और विधायकों के बीच उनका शानदार नेटवर्क कुछ ऐसा था कि 2006 आते आते असम में खुलेआम ये चर्चा होने लगी थी कि असली सरकार तो दरअसल वही चला रहे हैं। वो पूरी की पूरी असम सरकार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुके थे। लेकिन फिर आता है वो वक्त जिसने सारे समीकरण पलट दिए। हमारा चौथा पड़ाव, सत्ता का परिवर्तन। कांग्रेस से भाजपा तक का वो अहम सफर। 2015 का वो राजनीतिक टकराव बिल्कुल स्पष्ट था। एक तरफ उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली केंद्रित कमान और परिवारवाद की राजनीति के चलते उनकी बरसों की मेहनत को किनारे किया जा रहा है, और दूसरी तरफ थी भाजपा, जिसने उन्हें हाथों हाथ लिया। भाजपा ने उन्हें नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रमुख बनाकर पूरे पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार और क्षेत्रीय सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी कमान सौंप दी। और फिर आया साल 2016। ये कोई मामूली साल नहीं था। ये वो साल था जब भाजपा ने असम में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था।
जिसके पीछे उनकी एकदम अचूक रणनीतिक बिसात काम कर रही थी। और बात सिर्फ असम की नहीं थी, बल्कि त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड जैसे पड़ोसी राज्यों में भी उन्होंने भाजपा और उसके सहयोगियों का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ाया, ये हम सब ने देखा है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द न्यू पॉलिटिकल ब्रांड, एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उनका उभार। मई 2021 में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रशासनिक क्षमता उनके कामों से साफ झलकती है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों का तेजी से विस्तार होना, ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुरू होना और अरुणोदय जैसी कमाल की योजना जिसने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई, इन सभी कदमों ने ग्रामीण इलाकों और खासकर महिला वोटर्स के बीच उनके समर्थन को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर दिया। हालांकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस कार्यकाल का दूसरा पहलू उन गंभीर विवादों से भी जुड़ा है जो उनके शासन की एक पहचान बन गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC को लेकर असम में तीखी बहसें और भारी प्रदर्शन देखें। लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर्स को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने बहुत गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा बाल विवाह के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चला, उसे जहां उनके समर्थकों ने एक कड़ा और जरूरी सामाजिक सुधार माना, वहीं विरोधियों ने इसे एक राजनीतिक टारगेटिंग का नाम दिया। ये सब मुद्दे उनकी इस ध्रुवीकृत राजनीतिक छवि के बेहद अहम हिस्से हैं। तो कुल मिलाके ये जो आधुनिक राजनीतिक फॉर्मूला है, ये आखिर है क्या? ये 4 बहुत ही ठोस पिलर्स पर टिका है। 25% असमिया सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, 25% आक्रामक राष्ट्रवाद, 25% कठोर प्रशासनिक डिलीवरी और 25% एक बेहद आक्रामक मीडिया नैरेटिव। और सच कहूं तो इसी सटीक मिश्रण ने उन्हें महज एक क्षेत्रीय प्रशासक की छवि से बाहर निकालकर आज भाजपा के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कैंपेनर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया है। तो अब हम बिल्कुल उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या क्षेत्रीय राजनीति की ये तेजी से उभरती हुई ताकत राष्ट्रीय राजनीति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा और दशा अब दिल्ली के वातानुकूलित कमरों से नहीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र के किनारों से तय की जाए? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जो यकीनन आने वाले समय में भारत की पूरी राजनीतिक दिशा को परिभाषित करने वाला है।